बेटा जब भी आप लोगों ने कई वर्ड सुना हो इरिगेशन, इस वर्ड को सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि इरिगेशन क्या होगा और सिविल इंजीनियर का इरिगेशन में क्या रोल है और ये सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में क्यों ऐड किया गया है? एनी आइडिया? एनीवन हु कैन आंसर? Aditya Prakash is saying, sir, making passage for water, water supply. Water supply for what? वाटर सप्लाई बेटा किसके लिए करना है? फॉर क्रॉप. यस, क्रॉप के लिए. तो ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं सब्जेक्ट के बारे में सभी को. इरिगेशन वर्ड हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सिंचाई बेटा. क्लियर है? सिंचाई, इरिगेशन. आई थिंक जो भी स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको आइडिया होगा इसके बारे में. बात आ रही है कि इरिगेशन मीन्स क्या है कि जो हमारे फील्ड में जो क्रॉप है, जो एग्रीकल्चर है, उसके लिए हमें वाटर सप्लाई करना है. क्लियर है? बात आ रही है कि क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? एनी आइडिया? क्रॉप को पानी क्यों चाहिए बेटा? प्लांट को पानी क्यों चाहिए? फॉर देयर ग्रोथ. ओके, वन वर्ड बोलेंगे तो ग्रोथ के लिए. क्लियर है? इन डिटेल सबसे फर्स्ट रीजन क्या रहेगा बेटा? जो आपके सीड है बेटा, जो आपके बीज है, उनको क्या करना है? जर्मिनेशन करना बेटा, अंकुरित करना है. क्लियर है? उसके लिए वाटर चाहिए इसको. सेकंड क्या रहेगा? जो मेरा बेटा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा आपका वाटर. क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्या रहेगा? जो बेटा मेरे न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट करना है. क्लियर है? प्लांट के अपर पोर्शन में ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा? वाटर मीडियम बनेगा ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा. फोर्थ वन क्या रहेगा? मेंटेनेंस ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट प्रेशर टू द प्लांट टिश्यू. जो प्लांट की बेटा स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए. क्लियर है? लास्ट you can say provide habitat. Habitat means you can say house for the plant. कैसे? मान लो कि कोई पॉन्ड है, वाटर सोर्स हो गया, उसके अंदर भी प्लांट लग सकते हैं आपके. कोई लेक है, सी है, ये सब क्या हो गए? ये सब बेटा आपके हैबिटेट है. आपसे पूछे कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है क्रॉप को,
तो वन वर्ड में क्या रहेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन डिटेल, सीड के जर्मिनेशन के लिए फर्स्ट वन। सेकंड वन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा आपका वाटर। थर्ड वन, प्लांट में न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या है बेटा, आपका वाटर है। फोर्थ वन क्या है, टिश्यू में अप्रोप्रिएट प्रेशर मेंटेन करने की वजह से क्या होगा, उस प्लांट की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो मेंटेन रहेगी आपकी। लास्ट यू कैन से एज ए हैबिटेट काम करता, मीन्स एक हाउस है उनके लिए, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वहां पे भी आपके प्लांट ग्रो कर सकते हैं बेटा। तो आई थिंक अब सबको क्लियर है कि इरिगेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, सिंचाई, जो क्रॉप है वहां तक पानी सप्लाई करना आर्टिफिशियल तरीके से, क्लियर है, वो आपका इरिगेशन है। सेकेंड, वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है क्रॉप को, उसका हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद बात आ रही है कि इरिगेशन की जरूरत क्यों है बेटा हमें, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बेटा देखेंगे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट के लिए। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है इरिगेशन का, उसमें टोटल बेटा 12 चैप्टर है। आज हम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन। बात आ रही है कि इरिगेशन सब्जेक्ट क्यों जरूरत है, या कंट्री में इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। तो उसके लिए देख रहे हैं बेटा, देखो जो जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्लियर है, वो मैंने पाई चार्ट में शो किया है। तो जो सर्विस सेक्टर है उसका है 53.89, इंडस्ट्री का है 25.92 एंड एग्रीकल्चर कितना है बेटा 20.19। यू कैन से नियर अबाउट 20% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर। बात आ रही है बेटा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है 20%। तो उस एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर जो नेचुरल सोर्सेज है लाइक रेन हो गया, वहां से अगर मुझे सफिशिएंट अमाउंट वाटर थ्रू आउट द ईयर मिल पाता तो मुझे इरिगेशन की जरूरत नहीं थी बेटा, क्लियर है, ध्यान सुना बेटा। पहली बात तो जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के लिए आपको वाटर चाहिए। अगर मुझे थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली वाटर सप्लाई हो पाती तो मेरा, चलो आई थिंक वॉइस ऑडिबल है बेटा मेरी सबको। एग्रीकल्चर के लिए बेटा हमें वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। बात आ रही है अगर थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्मली अगर रेन होती या अदर नेचुरल सोर्स से मेरे को पानी मिल पाता क्रॉप के लिए तो मुझे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बेटा। लेकिन इंडिया में ट्रॉपिकल कंट्री में क्या है, जो रेन है वो बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, क्लियर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि क्या है, प्लांट को तो थ्रू आउट पानी चाहिए, तो उस पानी को बेटा क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तरीके से हमें क्रॉप को देना पड़ेगा। तो उसके लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है, पता लगा इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है कंट्री में। उसके बाद एक और बात आ रही है कि जो बेटा 70% पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्लियर है, और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे बेटा डिपेंडेंट आपकी।
अब डिस्कशन कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, या यू कैन से इरिगेशन पर्पज के लिए एक सिविल इंजीनियर का क्या रोल रहेगा। देखो बेटा, आपको पता है कि इरिगेशन में क्या है, प्लांट तक पानी आपको ट्रांसपोर्ट करना है। बात आ रही है जो पानी ट्रांसपोर्ट करना है वो किस चैनल, किस मीडियम के थ्रू होगा, लाइक कैनाल, रिवर, उसमें क्या कहीं डैम बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन बनाएगा बेटा, ये स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, डैम, कैनाल, वियर, बैराज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये स्ट्रक्चर कौन बनाएगा बेटा, सिविल इंजीनियर बनाएगा। तो सिविल इंजीनियर क्या रोल है, उसका रोल क्या है, वो जो चैनल है, जो मीडियम है वाटर सप्लाई के लिए, वो बनाना बेटा। आई थिंक सबको क्लियर है कि सिविल इंजीनियर का क्या रोल है इसके अंदर। अब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बेटा मैं, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। दो स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक आपका स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी, एक आपका स्टेट है पंजाब। क्लियर है। जो मेरी बेटा क्रॉप यील्ड है, मींस जो प्रोडक्शन है, क्रॉप यील्ड है, वो मध्य प्रदेश का पंजाब से 40% ज्यादा है। किससे, पंजाब से 40% ज्यादा है इसमें। मान लो पंजाब में एक्स अमाउंट है तो इसमें आपका 1.4x होगा। जितना क्रॉप यील्ड पंजाब में मिलता है उसका 40% ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में मिल रहा है। क्लियर है, ये डेटा आपका क्रॉप यील्ड का बेटा। बात आती है कि जो बेटा एरिया में आपने क्रॉप लगाई बेटा, वो कितना है, पंजाब उसका 3 टाइम्स है बेटा। पंजाब के एरिया के 3 टाइम्स एरिया आपका क्रॉप्ड एरिया बेटा, कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। जबकि जो मेरा क्रॉप यील्ड है वो ओनली 40% ही एक्स्ट्रा है। सुन पा रहे हो, अगर मेरा क्रॉप एरिया 3 टाइम्स है तो क्या होना चाहिए था, यील्ड भी क्या होना चाहिए था, 300% होना चाहिए था एज कंपेयर टू पंजाब। लेकिन ऐसा नहीं है, ओनली 40% ज्यादा आपका क्रॉप यील्ड है एमपी में एज कंपेयर टू पंजाब। ऐसा क्यों है बेटा, जो मेरा ग्रोस एरिया अंडर इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन, मीन्स का है वो एरिया जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे कैनाल सिस्टम हो, चाहे और भी सिस्टम आगे पढ़ेंगे इरिगेशन में, उनके थ्रू इरिगेशन होता है। कितना है, ओनली 30% एरिया। जितना भी एरिया क्रॉप एरिया उसका 30% एरिया ही इरिगेशन होता है। जबकि पंजाब में बेटा क्या है, 91% एरिया आपका इरिगेशन के अंडर है। क्लियर है। देखो बेटा, जो मैं आर्टिफिशियल तरीके से वाटर अप्लाई कर रहा हूं उसमें डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे एरिया अंडर इरिगेशन ओनली 30% है एमपी के अंदर, जबकि आपका पंजाब में 91% है। जबकि आप देख रहे हो क्रॉप एरिया कितना है, 3 टाइम्स है पंजाब के, और क्रॉप यील्ड ओनली 40% ज्यादा है। इसका कोई पूछे मेन रीजन क्या है बेटा, कि एरिया अंडर इरिगेशन। क्यों, क्योंकि जो बेटा नेचुरल रेन है वो तो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है। तो उसके लिए क्या है, आपको आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी क्रॉप को। तो पंजाब में क्या है, 91% एरिया क्रॉप एरिया का वो आपका इरिगेशन के अंडर है। उसकी वजह से क्या है कि आपका जो एमपी में क्रॉप यील्ड उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे।
क्रॉप एरिया के रेशियो में नहीं है। क्यों? वहां पे एरिया अंडर इरिगेशन ओनली 30% है। क्लियर है? सबको आइडिया लग रहा है? प्रैक्टिकल एग्जांपल है बेटा आपका कि इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। एक और डेटा देख लो बेटा, इन इंडिया यील्ड इरिगेशन लैंड, जो मेरा अगर मान लो कोई इरिगेशन लैंड है, वहां से कितना हो रहा है 2.5 टन पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में आपका 2.5 टन यील्ड हो रहा है इरिगेशन लैंड के अंदर। क्लियर है? अगर आपका अन इरिगेटेड लैंड है तो वहां पे कितना है? ओनली 0.5 टन पर हेक्टेयर। डिफरेंस देख पा रहे हो बेटा? इरिगेटेड लैंड में कितना है यील्ड आपका? 2.5 टन पर हेक्टेयर, यहाँ पे ओनली 0.5 टन पर हेक्टेयर आपका। आई थिंक अब सबको बेसिक आइडिया लग चुका है कि इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जीडीपी में, और एक सिविल इंजीनियर का क्या रोल है, और एक सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन सब्जेक्ट बेटा हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही, डेफिनेशन सबको पता है कि जो बेटा आपका क्रॉप है, तो उसमें क्या करना बेटा? आपको वाटर अप्लाई करना है क्रॉप पे, उसे बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन कृष्णा बेटा, पंजाब में रिवर है, यूपी में भी रिवर है, यू कैन से मेजर रीजन है। रिवर तो बेटा एमपी में भी है, यस। लेकिन जो कैनाल सिस्टम है, जो कैनाल सिस्टम है बेटा, वो आपका पंजाब में बेटर है। आगे पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट टाइप जो टेक्निक्स है, ट्यूबवेल है, सब कुछ है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी हम लोग। तो बात आ रही कि इरिगेशन क्या है बेटा? जो मेरी क्रॉप है, जिस लैंड पे लगा है, उस लैंड पे वाटर अप्लाई करना कैसे? आर्टिफिशियल तरीके से बेटा। इरिगेशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर फुल फ्लेज्ड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। यहां देखो बेटा, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन बोल रहा है, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या हो गया? आप बोल दो सर रेन है नेचुरल, तो क्या जो रेन हो रहा है उसके थ्रू भी तो बेटा लैंड में पानी जा रहा है, क्रॉप को पानी मिल रहा है, क्या वो इरिगेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है बेटा। क्लियर है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड, वो आपका इरिगेशन है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है? क्रॉप रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विथ क्रॉप रिक्वायरमेंट। क्या सभी क्रॉप को इक्वल अमाउंट वाटर चाहिए? क्या राइस और आपका बाजरा है, मिलेट, क्या इन दोनों को सेम अमाउंट में पानी चाहिए बेटा? नहीं चाहिए। राइस को ज्यादा पानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि केवल पानी वहां तक आप अप्लाई करना है, उसको अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट, की कौन सी क्रॉप को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वाटर अप्लाई करोगे बेटा। नेक्स्ट हमारी है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। आगे चैप्टर में हम लोग थर्ड चैप्टर में मोस्टली डिटेल में पढ़ेंगे क्रॉप पीरियड क्या है। जब बेटा आपने फसल लगाई, बीज लगाया, सोविंग, फिर लास्ट में जब आपने क्रॉप रेडी होगी आपकी, तब आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया, मीन्स वहां से कट कर दिया। क्लियर है? तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का ये जो पीरियड है, इसे बोलते हैं बेटा क्रॉप पीरियड। याद रहेगा सबको? फॉर फुल फ्लेज्ड ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो आई थिंक अब सबको क्लियर है इरिगेशन क्या है,
और इसमें जो भी टर्म्स है डेफिनेशन में, अकॉर्डेंस विद क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप पीरियड, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, तीनों वर्ड का मीनिंग आई थिंक सबको क्लियर अभी। पहले बात आ रही थी कि इरिगेशन की नेसेसिटी क्यों है, तो हम लोग तीन जो मेजर रीजन है उनके थ्रू हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल। जैसा आप सबको पता है हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल रीजन, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल है। द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, it is non-uniform at every place and throughout the year. Even at a particular place, the rainfall is highly erratic and irregular. आपको पता है कि किसी सीजन में बारिश ज्यादा हो गई, काफी ज्यादा फ्लड आ गई, किसी सीजन में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। As it occur only during a few particular month. आपको पता है कुछ स्टेट्स में मेनली मानसून सीजन के टाइम ही बारिश होती है, क्लियर है। तो बाकी मंथ क्या करें, उस लैंड का यूटिलाइज कैसे करें। Therefore, crop cannot be raised successfully over the entire land without providing artificial irrigation of field. आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में हमारे रेन की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यू कैन से, या रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर और इरेटिक मींस कभी ज्यादा कभी कम हो जाती है। तो उस वजह से हम लोग थ्रू आउट द ईयर उस लैंड पे हम लोग किसी क्रॉप को नहीं ग्रो कर सकते। तो क्या हुआ, वेस्टेज है, लैंड का बेटा कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जब वाटर सप्लाई नहीं है, क्रॉप नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा, मींस क्या है, कंट्री की जीडीपी में जो 20% वेटेज है एग्रीकल्चर का वो भी कम हो जाएगा आपका। वाटर सप्लाई नहीं होगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, फेमाइन आएगा, ड्राउट आएगा, तो क्या होगा, एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आपके कंट्री में क्रिएट हो सकती है। तो ये आपका बेटा इंपॉर्टेंस है इरिगेशन का, और इरिगेशन से नेसेसिटी क्या है। अगर मान लो आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप किया गया इरिगेशन के लिए, तो क्या है, अगर मान लो कभी बारिश कम है तो उसके थ्रू आप पानी सप्लाई कर सकते हो और क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, चाहे ट्यूबवेल हो चाहे केनाल के थ्रू हो। तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सी टेक्निक है, उनके थ्रू आप थ्रू आउट द ईयर क्रॉप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप। एग्जांपल दिया था राइस एंड बाजरा एग्जांपल, वैसे ही इट्स टाइम ऑफ सोइंग एंड द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, मींस क्या है, जब उसको आप हार्वेस्ट करोगे तब तक का पीरियड। और आपको पता है कि वाटर क्यों रिक्वायरमेंट है, पहले बता चुका हूं स्टार्टिंग में चैप्टर के कि वाटर क्यों चाहिए प्लांट को। यहां एक टर्म आ रही है सम केस क्रॉप and new varieties of crop require more water. More water is also required in an area where the water requirement exceed the available rainfall. Therefore, it is very necessary to provide artificial arrangement of supplying water. तो बेटा कोई मुझे बताएगा कि केस क्रॉप क्या होता है, कहीं सुना हो कभी 10th क्लास तक। केस क्रॉप क्या होता है, एनी आइडिया, एग्जांपल दे दो मुझे कोई, जिनकी डायरेक्ट सेल करते हैं, ओके, कोई प्रोसेसिंग नहीं। एनी अदर वन, एनी आइडिया अदर देन कृष्णानंद यादव, कमर्शियल पर्पज। और बेटा ओके, बेटा गेहूं कहां से आएगा, तो अभी आपको रफली बता रहा हूं कि
इस पर्पज से बेटा यू कैन से क्रॉप को दो में डिवाइड कर सकते हो। आपका एक आपका बेटा कैश क्रॉप, दूसरा आपका फूड क्रॉप। क्लियर है? क्रॉप को मैं दो सेगमेंट डिवाइड कर रहा हूं, कैश क्रॉप एंड आपका फूड क्रॉप। बात आ रहा है कैश क्रॉप क्या है, जिसको आप मार्केट में सेल करोगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग डायरेक्टली। क्लियर है? इनकेस करने के लिए। फूड ग्रुप कौन सा है, जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो वहीं पे, लाइक आपका वीट हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। केस क्रॉप क्या रहेगा, लाइक शुगर केन। क्या आप लोग घर पे बना लोगे शुगर केन से? क्लियर है? जूट हो गया आपका, और से कपास, कॉटन। मार्केट करते हो कैसे प्रॉफिट डायरेक्ट सेल कर सकते हो, वो भी ठीक रीजन है। लेकिन जो सरसों, मस्टर्ड, क्लियर है? और फूड क्रॉप में आपको एग्जांपल दे दिया आपको, का गेहूं हो गया। यस बेटा, टी भी आपका एक कैश क्रॉप है। यू कैन से चाय, टोबैको, बिल्कुल सही बेटा, टोबैको भी आपका कैश क्रॉप है। तो आई थिंक इतने एग्जांपल काफी है कैश क्रॉप को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और जब आपको पता है कि जो रेनफॉल बेटा सफिशियंट नहीं है, क्लियर है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी उस केस में भी। थर्ड हमारा क्या है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। द क्रॉप प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड by supplying the proper quantity of water at the proper time. Number of methods have been developed for using water economically and in producing bumper crops. आपको पता है कि क्रॉप को जब जितना पानी की रिक्वायरमेंट हो, अगर उसको उस टाइम उतना पानी मिल जाए तो क्रॉप का बेटा प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा आपका। इरिगेशन हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन सप्लाइंग वाटर। देखो बेटा, रेन क्या है, नेचुरल है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि आपकी फसल बर्बाद हो गई ज्यादा बारिश होने की वजह से, या पानी, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, फेमाइन, ड्राउट, फसल हुआ ही नहीं। लेकिन क्या है, इरिगेशन में आपका कंट्रोल है कि कितना वाटर वहां से या डिस्चार्ज रिलीज होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में बेटा। तो कौन सी क्रॉप को कितना पानी किस टाइम पे चाहिए, वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। उस वजह से क्या है, आपका आपका जो क्रॉप यील्ड है बेटा, वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू नेचुरल रेन बेटा। क्लियर है? क्यों बोला गया है इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई, वाटर एप्लीकेशन आपके कंट्रोल में है कि कब कितना डिस्चार्ज रिलीज करना है। तो ये तीन मेजर रीजन थे। आई थिंक सबको आइडिया लग गया होगा। अब बात कर रहे हैं बेटा इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला सबको पता है, क्रॉप यील्ड, पैदावार बढ़ाने के लिए। सेकंड अभी पढ़ा हमने, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, वो इरिगेशन से पॉसिबल है बेटा। थर्ड वन क्या है, मिक्स क्रॉप, जो नाम सुना कभी आपने, मिक्स्ड क्रॉप जो सोइंग करते हैं उसको एलिमिनेट करता है। मींस क्या है, अगर इरिगेशन हो पाएगा तो क्या है, हमें बेटा मिक्स्ड क्रॉप उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है, मिक्स क्रॉप। एनी आइडिया, एनीवन, कि मिक्स क्रॉप क्या होता है? पढ़ा हो 10th क्लास तक? मिक्स क्रॉप क्या होता है और क्यों करते हैं हम लोग, और इरिगेशन से ये मिक्स्ड क्रॉपिंग करने की जरूरत क्यों नहीं रहेगी हमें? बिल्कुल करेक्ट कृष्णा, एक टू और मोर देन टू क्रॉप्स एक साथ शो करना,
यस कार्तिक, एक ही लैंड पे आपको दो या दो से ज्यादा, मिनिमम 2 क्रॉप है, दो या दो से ज्यादा आपको क्रॉप को ग्रो करते हो तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप। ओके, आई थिंक सबको पता है। अब बात आ रही है कि मिक्स्ड क्रॉप, पता लग गया कि दो और दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 क्रॉप को एक साथ शो करना, एक साथ ग्रो करना, आपका वो है मिक्स्ड क्रॉप। लोग एडवांटेजेस बड़ा थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे मिक्स क्रॉप का। 2 और मोर देन 2 क्रॉप एक साथ ग्रो करना आपका मिक्स क्रॉप है। मान लो कि इस पर्टिकुलर एरिया के हाफ पोर्शन में आपने लगाया रबी क्रॉप 1, क्लियर है। इसमें आपने रबी क्रॉप 2 लगाया, क्रॉप 1 का क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट बेटा मान लो ज्यादा है, एंड क्रॉप 2 का आपका वाटर रिक्वायरमेंट कम है। बेनिफिट क्या है कि कभी मान लो बारिश कम हुआ, उस केस में क्या है, आपका जो बेटा क्रॉप 2 है उसका प्रोडक्शन जो एटलीस्ट अच्छा हो जाए। मान लो क्रॉप 1 का प्रोडक्शन अच्छा ना हो, कोई बात नहीं, क्रॉप 2 अच्छा हो जाए। या कभी रेनफॉल काफी ज्यादा हो गया तो आपका क्रॉप 1 रबी 1 जो है वो तो आपका एटलीस्ट अच्छा प्रोडक्शन दे दे आपको। उसमें क्या है, यू कैन से रिस्क टेकिंग है कि एटलीस्ट एक क्रॉप तो अच्छा हो ही जाएगा मेरा। मीन्स क्या है कि 50%, अगर मान लो लैंड यूज कर रहा हूँ पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो क्या है कि 50% जो लैंड है बेटा वहां से तो मुझे अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। क्लियर है। बात आ रही है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का फायदा मिल गया सबको, कि बेनिफिट क्या है। मैं पूछ रहा हूँ बेटा नुकसान क्या क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग के। एनी आइडिया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्या इसमें ड्रॉबैक है इसके। मिक्स्ड क्रॉप के क्या क्या ड्रॉबैक्स है बेटा, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जो बेटा लैंड प्रिपरेशन है, आपको पता है कि किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, उसके हिसाब से लैंड की प्रिपरेशन दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट कम है, किसी को ज्यादा है। क्लियर है। थर्ड क्या है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को क्या है, न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। जो बेटा मेरा लाइक, ध्यान सुनना, वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जो खाद है मेन्योर है बेटा, जो मेरी खाद है मेन्योर दोनों को अलग अलग चाहिए। जो मेरे फर्टिलाइजर है, जो मेरा फर्टिलाइजर है वो भी क्या है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब बेटा मैं मिक्स क्रॉपिंग कर रहा हूं तो क्या है, ये सभी फैक्टर भी मुझे ध्यान रखने पड़ेंगे, और क्या डिफिकल्ट रहेगा। अब जब मान लो कि आपने, मान लो फोर्थ क्या रहेगा डिफिकल्टी, फोर्थ मान लो कि जब आपने बेटा क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, जब हार्वेस्ट कर रहे हो, जब कटिंग कर रहे हो क्रॉप की, तो उस टाइम क्या है, मिक्स होने के चांसेस भी बेटा। अगर मान लो आपकी दो क्रॉप मिक्स हो गई, अगर मार्केट में सेल करोगे तो बेटा उसका जो रेट आपको कम मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि वो प्योरिटी नहीं है उस क्रॉप में, मीन्स क्या, वो सिंगल क्रॉप नहीं, उसमें दो क्रॉप मिक्स्ड है एग्जांपल हार्वेस्टिंग के टाइम, तो क्या है आपको उसका जो रेट है वो आपको बेटा कम मिलेगा। तो क्लियर है सबको कि मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम लोग क्यों एलिमिनेट या अवॉइड करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में मेरा इरिगेशन बेटा हेल्प करेगा मेरी। क्यों, वहां तो दिक्कत ही नहीं है, रिस्क लेना ही नहीं है कि बारिश कम हो ज्यादा हो नहीं हो, तो क्या करेंगे। जब बेटा मैंने रूट कोज ही खत्म कर दिया है कि नॉन यूनिफॉर्मिटी इरेगुलरिटी को ही हटा दे रहा हूं, तो मुझे क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की कोई रिक्वायरमेंट बेटा नहीं है। क्लियर है। अगला क्या है,
Revenue returns with well developed irrigation are sometimes quite high. प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्रॉप यील्ड ज्यादा होगी तो क्या होगा, रिवेन्यू भी अच्छा आएगा बेटा। फिफ्थ वन क्या है, चीपर पावर जनरेशन। आई थिंक हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स सबने पढ़ा है, तो आइटम पढ़ा होगा टरबाइन। आई थिंक सब फैमिली लोग हैं टरबाइन से। टरबाइन का काम क्या है बेटा, टरबाइन का यूज क्या था वहां पे। क्लियर है, टरबाइन के ऊपर क्या वाटर गिरेगा, टरबाइन रोटेट करेगी, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर जनरेशन में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। क्लियर है, तो क्या है चीपर पावर जनरेशन, किससे चीपर है, कोल, थर्मल पावर प्लांट। क्लियर है, उनके कंपैरिजन में आपका चीपर है। चीपर पावर जनरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट primarily designed for irrigation alone. Canal outlet from dam and canal fall on irrigation canal can be used for power generation. आपको पता था कॉन्सेप्ट क्या था हमारा वहां पे, कि जैसे मान लो कोई रिवर जा रही है वैली के थ्रू, या हमने डैम बना दिया, या कहीं पे भी आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन से बना दिया, वहां क्या है, पानी का स्टोरेज होगा इस साइड में, रिजर्वायर बोलते थे बेटा, याद आ रहा है सबको, रिजर्वायर बनता था। फिर क्या है, यहां से पानी क्या आप कंट्रोल्ड वे में क्या करोगे, टरबाइन के ऊपर फॉल करोगे बेटा, उससे क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करेंगे, उससे क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी को आपने चेंज किया पहले मैकेनिकल एनर्जी में, फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को आप लोग पावर जनरेशन में कन्वर्ट कर लोगे बेटा। क्यों, क्योंकि बेटा इरिगेशन के लिए तो आप बना रहे हो कैनाल डैम भी मान लो, तो उससे क्या फायदा है, उससे पावर जनरेशन भी कर सकते हो, यू कैन से साइड बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन एन एरिया हेल्प इन सप्लाइंग वाटर टू नियर बाई विलेजेस। मान लो कि कुछ ऐसे एरिया है जहां पे पानी की स्केर्सिटी है, पानी की कमी है, पीने का पानी भी नहीं है, उस केस में क्या कर सकते हैं, मान लो कैनाल के थ्रू, कैनाल के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल, तो क्या किया है, जिन एरिया में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई किसके लिए, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए या बाथिंग पर्पज के लिए नहीं था, तो वो भी आप लोग सप्लाई कर सकते हो, इन्हीं जो मेरा इरिगेशन के जो चैनल बने डेवलपमेंट के, इनके थ्रू कर सकते हो। तो एक वर्ड में बोलूं बेटा मैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इन्वायरमेंट टर्म है बेटा, फ्लोरा एंड फोना। क्लियर है, फ्लोरा मींस प्लांट, क्रॉप, सब एग्रीकल्चर सब आ गया आपके फ्लोरा, फ्लोरा के अंदर आपके सभी ट्री। फोना में क्या आ गए, जो लिविंग बीइंग है, एनिमल, बर्ड, सब वो आपके फोना में आ जाएंगे। तो सबको क्या है, वाटर की बेटा रिक्वायरमेंट तो सभी को है। नेक्स्ट आपका है, देखो बेटा जहां भी आप लोग मान लो कैनाल बना रहे हो या कोई इरिगेशन चैनल बना रहे हो, ऐसा बनेगा कुछ कैनाल का क्रॉस सेक्शन, ऐसा रहेगा, इस पर्टिकुलर रीजन में आपका वाटर फ्लो करेगा, ये क्या बेटा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है क्रॉस सेक्शन है, और इसके साइड में क्या है, एम्बैकमेंट है बेटा, एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट बनाया मैंने। क्लियर है, तो क्या कर सकता हूं, इन एम्बैकमेंट क्यों बनाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए, ताकि जब आप जाओगे बेटा इंस्पेक्ट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, तो कैसे पहुंचोगे वहां पे। क्लियर है, तो उसके लिए एम्बैकमेंट बनाए हैं, इनके ऊपर रोड बना सकते हो,
उससे क्या कर सकते हैं कि ऐसे एरियाज जहां तक मान लो दो विलेज के बीच की बात है, कैनाल के थ्रू पास कर रही है, तो उन दोनों विलेज को आप कनेक्ट कर सकते हो एम्बैंकमेंट के ऊपर रोड बना के बेटा, या अच्छा पाथ बना के। आप लोग पहली बात, चाहे वॉकिंग के लिए हो चाहे साइकिलिंग के लिए हो, क्लियर है? क्यों? हेवी व्हीकल तो बेटा हम रन नहीं कर सकते, क्योंकि रोड किस पर्पज से डिजाइन कर रहे हो बेटा, अभी देखना है ना। ये मेन पर्पज इसका नहीं था कि हमें हेवी ट्रैफिक चलाना, वहां पे मेन पर्पज था हमारा कैनाल बनाना। तो एम्बैंकमेंट बनाए हैं तो इनमें क्या, लो लोड वाले, जैसे आप कोई पर्सन मूविंग है, साइकिलिस्ट है, तो वो आप यूज कर सकते हो इस एम्बैंकमेंट को एज ए वॉकवे, रोड बना के। नेक्स्ट क्या है, लार्जर इरिगेशन कैनाल कैन बी यूज्ड एंड डेवलप फॉर नेविगेशन। मान लो काफी बड़ा कैनाल है, इसमें क्या है, आप लोग इसमें आप लोग नेविगेशन के लिए बोट और आपका जो शिप है वो भी इसके थ्रू आप पास कर सकते हो। नाम सुना है सुएज कैनाल? तो आप लोग इसको इनलैंड नेविगेशन मींस यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। अगर शर्त क्या है कि वो कैनाल जो भी आपका मीडियम है बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटे कैनाल में कोशिश करोगे नेविगेशन की, तो पॉसिबल नहीं होगा। Next, trees are generally grown along the bank of channel, which increase the timber wealth of the country. जितना ज्यादा ट्री होगा उतना ज्यादा टिम्बर होगा बेटा आपका, तो टिम्बर वेल्थ कंट्री की बढ़ जाएगी। और क्या आपको पता है प्लांटेशन से क्या होगा, इरोजन, सॉइल इरोजन क्या बेटा आपका रिड्यूस होता है। सुना होगा कि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। उल्टा सोचो, अगर मुझे सॉइल इरोजन को रोकना है तो क्या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए, तो क्या प्लांट लगा दूं, उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन भी बेटा आप लोग कम कर सकते हो। तो देख लो बेनिफिट। और प्लांट कहाँ लगाऊंगा मैं, ट्री कहाँ लगाऊंगा, चैनल के आसपास जहां पानी मिल सके। इट आल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग द स्टोरेज ऑफ द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ड्यू टू परकोलेशन। आगे पढ़ेंगे टर्म परकोलेशन क्या है। मान लो आपका ये लैंड है, यहाँ पे पानी है, ये क्या होगा, परकोलेट करेगा, अंदर के लेयर में चला जाएगा, जो यहाँ पे जो स्टोरेज है उसमें आके एड ऑन हो जाएगा। उससे क्या है, जो आपका अंडरग्राउंड रिजर्वायर है उसका क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी जितना भी है उसमें जो पानी था उसके अमाउंट में क्या है, इंक्रीज हो रहा है वो पानी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है यहाँ पे वो परकोलेट होकर कहाँ आ रहा है, यही आ रहा है अल्टीमेटली बेटा आपका। कुछ वाटर आपका क्रॉप यूज कर लेगा, जो रिमेनिंग वाटर है वो क्या करेगा, उस लैंड से पर्टिकुलर एक लेयर से दूसरे लेयर में परकोलेट होता हुआ आपका अंडरग्राउंड रिजर्वायर में बेटा आपका मिल जाएगा। ये आपके बेनिफिट है बेटा इरिगेशन के, या एडवांटेजेस इरिगेशन के। अब बात आ रही है कि क्या कुछ डिसएडवांटेजेस है इरिगेशन के, तो बात करते कौन कौन से हैं। ध्यान सुना बेटा, इरिगेशन आपका वाटर पोल्यूशन भी कर सकता है। कैसे करेगा देख लेते हैं। अभी हमने देखा बेटा कि जो आपका पानी है इरिगेशन का, आपने अप्लाई किया लैंड के ऊपर, अब क्या मान लो सीप करता हुआ परकोलेट करता हुआ नीचे जा रहा है, पानी तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर वो पानी मान लो कुछ हमने फर्टिलाइजर कुछ केमिकल अप्लाई किए थे प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो क्या हो सकते हैं हमारे लिए डायरेक्टली यूज करना हार्मफुल हो सकता है, वो फर्टिलाइजर वो केमिकल क्या है, पानी के साथ बेटा सीप करते बह के नीचे जा सकते हैं। क्लियर है? वो ग्राउंड वाटर में आपके मिल सकते हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया एग्जाम्पल। उससे क्या होगा, पोल्यूशन का बेटा मीनिंग क्या है कि जो उसका कंपोजिशन है, नेचुरल कंपोजिशन है, अगर उसमें कुछ चेंज आ गया अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से, तो उसे क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। तो जो मेरा ग्राउंड वाटर है उसमें अगर मेरा नाइट्रेट पेनिट्रेट कर गया, किस वजह से, कि इरिगेशन पानी सप्लाई किया था और मैंने क्रॉप को फर्टिलाइजर सप्लाई किया था, तो फर्टिलाइजर क्या करे, उस पर्टिकुलर पानी के साथ परकोलेट होते, क्यों, हमको मीडियम मिल गया चलने के लिए, तो वो मेरे
ग्राउंड वाटर में जाके ज्वाइन हो गए। उससे क्या है, मेरा ग्राउंड वाटर बेटा मेरा पोल्यूट हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, लाइक ओपन वेल, ट्यूब वेल के थ्रू पानी को पंप करते हैं, और हम उसको कई लोग कई एरियाज में डायरेक्टली कंज्यूम भी करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। अगर मान लो उसके अंदर ये फर्टिलाइजर वाले केमिकल नाइट्रेट वगैरह हुए, तो वो क्या है, उसके इल इफेक्ट भी हो सकते हैं। कैसे, एनीमिया रोग बेटा। तो ऐसे आपको इरिगेशन की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो क्या हो गया, ये आपका यू कैन से बेटा एक टर्म और ले सकते हैं आपको एग्जाम में कभी भी, कि डिसएडवांटेजेस और इल इफेक्ट, और इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्या है, इरिगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डेम्पर क्लाइमेट। जब पानी सप्लाई रहेगा तो आसपास इन्वायरमेंट क्या रहेगा, कोल्डर और डेम्पर रहेगा। तो आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, वहां पे मार्सी लैंड बन जाएगा। उससे क्या होगा, मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो का वहां पे कैन से हैबिटेट टाइप बन जाएगा आपका, वहां मच्छर काफी रहने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी डिजीज होती है मच्छरों से, लाइक मॉस्क्विटो से कौन कौन सी है, मलेरिया, डेंगू और जितने भी हैं, वो सभी डिजीज स्प्रेड होने का बेटा, आउटब्रेक होने का उतना ही खतरा बना रहेगा आपका। नेक्स्ट, ओवर इरिगेशन मीन्स क्या, जितना रिक्वायरमेंट था पानी का आपने उससे ज्यादा पानी सप्लाई कर दिया, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि क्या, देखो बेटा एक एग्जांपल दे रहा हूं, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं। इधर आपका है वाटर सप्लाई, इधर आपका है क्रॉप फील्ड, है ना, क्लियर है। दोनों ग्राफ में यही है, वाई एक्सिस पे आपका है क्रॉप फील्ड है, एक्स एक्सिस पे आपका वाटर सप्लाई है या वाटर एप्लीकेशन यू कैन से। एक ग्राफ ये बेटा आपका, एक ग्राफ ये है कुछ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि दोनों ग्राफ में से सही ग्राफ कौन सा होगा, क्रॉप फील्ड और वाटर एप्लीकेशन में? क्या मैं जितना ज्यादा पानी देता रहूंगा उतना ज्यादा क्रॉप का ग्रोथ होगा, यील्ड होगा, या ग्रोथ यू कैन से, उतना ज्यादा क्रॉप का यील्ड या ग्रोथ होगा जितना ज्यादा मैं पानी सप्लाई करूंगा, या एक अमाउंट तक पानी सप्लाई करने में उसका मैक्सिमम यील्ड या ग्रोथ पॉसिबल है, उसके बाद अगर मैं उसको पानी सप्लाई करूंगा तो उसका यील्ड और ग्रोथ डाउन हो जाएगा बेटा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा जो कर्व है पॉसिबल है यील्ड और वाटर एप्लीकेशन के बीच में? सेकंड वाला बेटा, क्लियर है, सेकंड वाला आपका कर जो है वो करेक्ट है, यील्ड और वाटर एप्लीकेशन के बीच में। तो यही बोलना चाह रहा है, ओवर इरिगेशन होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, सोइल के जितने भी पोर्स सब में क्या होना चाहिए, सब में पानी चला जाएगा, क्लियर है, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव इन इटसेल्फ। मान लो कि डैम बनाना पड़ रहा है, कैनाल बनानी पड़ रही है, तो क्या है, ये एक्सपेंसिव आपका प्रोजेक्ट रहेगा। इससे क्या है, गवर्नमेंट का काफी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और उतना रिवेन्यू नहीं आ पाएगा जितना वो ट्राई कर रहे हैं, क्लियर है। ये आपके यू कैन से इरिगेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या है, यू कैन से ड्रॉबैक क्या क्या है, और एडवांटेजेस क्या क्या थे हमने डिस्कस कर लिए। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सब ने कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा ये सब चीजें, या कभी ना कभी पढ़ा होगा इसके बारे में। अगला आ रहा है सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर कहां से आएगा, सोर्स क्या है। पहला कौन सा बात करेंगे, सरफेस वाटर। इसमें क्या है, लेक है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, रिवर है, स्टोरेज रिजर्वॉयर है। बात आ रही है ग्राउंड वाटर, ओपन वेल जो आपने देखे होंगे, वेल जो बने पुराने टाइम वाले, ट्यूबवेल, आर्टिजन वेल, स्प्रिंग, इन फिल्ट्रेशन गैलरी। आगे चैप्टर में बेटा डिटेल में आएंगे आपके सब टॉपिक, ये इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ट्यूबवेल,
इनफिल्ट्रेशन गैलरी, आर्टिजन वेल के बारे में। अभी बस जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि कौन कौन से आपके सोर्स है इंट्रोडक्शन पर्पज से। ये आपका रेन भी है, रेन वाटर भी, ग्राउंड वाटर, ओपन वेल, ये सबने देखे होंगे मोस्टली। ओपन वेल, ट्यूब वेल, आर्टिजन वेल, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। जो मैं बात कर रहा था अभी कि जैसे मान लो प्रेसिपिटेशन एक कॉमन वर्ड है, आगे मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपका, वैसे एक सब्जेक्ट है पूरा वो हाइड्रोलॉजी, तो उसमें एक टर्म आती है प्रेसिपिटेशन। अभी आप क्या समझ लो, प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है रेन, आपका बारिश, वो क्या है, एक फॉर्म है, इसका एक रूप है प्रेसिपिटेशन का। एक यू कैन से ब्रॉडर टर्म क्या है, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे इन सबको, क्लियर है। उसका एक एग्जांपल है रेन। जब आपकी बेटा रेन होगी तो पानी यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या वो ग्राउंड में क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, उससे क्या ग्राउंड वाटर में मिलेगा आपका। और क्या करो, यहाँ पे आपने वेल डिग करके आप लोग इसको पंप कर रहे हो पानी को, क्लियर है। तो यही तरीका है, मोस्ट लोग यूज करते हैं गाँव में भी ट्यूबवेल के लिए। सरफेस वाटर सबको आइडिया है, रेन की वजह से आएगा वाटर वहां पे, चाहे रिवर में हो, चाहे लेक में हो, चाहे पॉन्ड में हो, चाहे स्प्रिंग में हो। रिवर, लेक, स्प्रिंग, डैम, रेन वाटर है, उसको स्टोरेज करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग। अब बात आ रही है कि हमारा टॉपिक है इरिगेशन का डेवलपमेंट कैसे रहा। क्या इरिगेशन अभी के टाइम स्टार्ट हुआ, रिसेंट कुछ 20-50 साल में स्टार्ट हुआ, या काफी पहले से है। तो इसमें बताया गया कि वेदाज एंड एंशिएंट इंडियन राइटर एंड एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स हैव रेफरेंस ऑफ वेल, कैनाल, टैंक एंड डैम। आपने देखा होगा कई एरियाज में जो वेल है, कुएं हैं, काफी टाइम से हैं, क्लियर है, काफी टाइम से है। तो उस टाइम भी उनको पता था कि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, चाहे क्रॉप हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, सबको रिक्वायरमेंट है पानी की। तो इन द साउथ पेरेनियल irrigation had begun with construction of the Grand Anicut by the Cholas। कब आए थे, सेकेंड सेंचुरी बेटा, टू प्रोवाइड इरिगेशन फ्रॉम द कावेरी रिवर। बात आ रही है ग्रैंड एनिकट क्या है, फिगर से देख पा रहे हो। अभी के लिए समझ लो एक टाइप का डैम है आपका, बांध जिसे बोलते हैं, डैम बेटा, एनिकट के लिए। देख रहे हो बेटा, पुराने टाइम आपको पता है कि वेल वगैरह है, या आपने देखा होगा हिंदू सिविलाइजेशन कहाँ बेटा, रिवर बैंक के आसपास डेवलप हुए हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास तक कि जितनी भी सिविलाइजेशन इनिशियली डेवलप हुई है वो कहाँ हुई है, रिवर बैंक के आसपास हुई है। चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो या क्रॉप प्रोडक्शन हो, वो वहीं पॉसिबल था बेटा, क्लियर है। तो बात आ रही है कि चोलाज ने सेकेंड सेंचुरी में बेटा आपका एक एनिकेट बना दिया था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डैम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया था। कहाँ पे, कावेरी रिवर से इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करने के लिए। द सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया इज स्टड विद numerous irrigation tank which have been traced back to many centuries before the beginning of Christian era। सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में क्या है, बहुत सारे इरिगेशन टैंक मिले हुए हैं, बने हुए, उनको हमने ट्रेस किया बाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जो क्रिश्चियन एरा से काफी पहले से है। और हिंदू सिविलाइजेशन flourished on the bank of river and the water was harnessed for sustenance of life। ये उस टाइम में बेटा सबको मालूम था कि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, चाहे ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, प्लांट, कोई भी हो। तो इसीलिए क्या हुआ, जितनी भी सिविलाइजेशन थी इनिशियली वो सभी कहाँ हुई, रिवर बैंक के आसपास हुई आपकी। इरिगेशन टेक्नोलॉजीज
during the Indus Valley civilization were in the form of small and minor work like digging well. अब हमने एंशियंट की बात कर ली, उसके बाद मिडाइवल में क्या हुआ डेवलपमेंट? रैपिड एडवांस टुक प्लेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। इस टाइम क्या है बेटा, जो कैनाल का कंस्ट्रक्शन है वो वर्क आपका काफी पेस में था। वाटर वाज ब्लॉक्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग बंड्स अक्रॉस स्ट्रीम। बात आ रही बंड्स क्या है, डिटेल पढ़ेंगे, अभी देख लो। एक ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे बोलेंगे बेटा बंड। देख रहे हो इसको, ये आपका मान लो कि आपका ऐसे स्ट्रीम जा रहा था, वाटर सप्लाई हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, इसमें आपने क्या करा, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया। तो यहाँ क्या आपका, यू कैन से एक स्मॉल रिजर्वर टाइप बना दिया आपने, वाटर स्टोरेज टाइप बना दिया। क्या है, इस पानी को क्या कर सकते हो आप लोग, यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो उसे बोला गया बंड। वो कब बनाए गए थे? मिडाइवल में भी स्टार्ट हो गया बेटा बनाने। गियासुद्दीन तुगलक इज क्रेडिटेड फॉर, किसके लिए? कैनाल बनाने के लिए बेटा। सबसे पहला रूलर जिसने ये कैनाल डिगिंग को एनकरेज किया था। उसके बाद फिरोज तुगलक इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट कैनाल बिल्डर। Irrigation is said to be one of the major reasons for the growth and expansion of the Vijayanagar Empire in southern India in the 15th century. As agriculture income was the pillar of the economy, irrigation system were paid special attention during the period. आपको पता होगा जब एंशिएंट टाइम में, जब मान लो कि राजा वगैरह थे तो क्या करते थे, अपनी जो जनता होती थी उनसे क्या करते थे, कर वसूलते थे बेटा। मान लो कि पर्टिकुलर जो लैंड किसी को दे रखा है क्रॉप ग्रोइंग के लिए, जितना प्रोडक्शन होगा मान लो कि उसका कुछ परसेंटेज राजा रखता था, तो क्या हो गया वो आपका, वो उस टाइम पे उनका रेवेन्यू जनरेशन भी हो गया। क्लियर है? अब जो हम उस टाइम बात कर रहे थे कि जो टैंक मिले उनके बारे में, द वीर नारायणन टैंक एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम टैंक वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 10th century in Tamil Nadu. Anant Raja Sagar in Andhra Pradesh was constructed during 30th century. In the year 1355 to 56, Western Yamuna Canal was built by Firoz Shah Tughlaq. और उसके बाद क्या है, 1719 से 1748 में ईस्टर्न यमुना कैनाल वाज बिल्ट बाय मोहम्मद शाह अब्दाली। उसके बाद ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश ने भी बेटा डेवलप, जो आपका कैनाल में काफी डेवलपमेंट कराया। रिनोवेशन, इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर थे उनका रिनोवेशन, इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन मींस क्या है, उनका जो रीच था उसको उन्होंने बढ़ाया। मान लो कि पहले कैनाल कुछ पर्टिकुलर लेंथ में थी, मान लो 2 किलोमीटर में थी, उन्होंने उसको और ज्यादा बढ़ा के मान लो 10 किलोमीटर, 15, 20, 50 किलोमीटर तक उन्होंने उसका एक्सटेंशन किया बेटा। नए प्रोजेक्ट लाइक अपर गंगा कैनाल, अपर बारी दोआब कैनाल एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा सिस्टम, ये भी उन लोगों ने नए प्रोजेक्ट बनाए बेटा। मेजर कैनाल वर्क लाइक द सिरहिंद, द लोअर गंगा, द आगरा एंड उत्था कैनाल एंड द पेरियार डैम एंड कैनाल बेटा, ये उनके टाइम पे बेटा ये पिक्स अपलोड किए गए। पेरियार कैनाल सिस्टम, अपर गंगा कैनाल सिस्टम, पेरियार डैम एंड गोदावरी डेल्टा सिस्टम आपके तो उस टाइम डेवलप हुए सभी आपके। ये ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया witnessed few major famine of her entire life, so better irrigation system became mandatory. उस टाइमिंग में क्या आपको कि कुछ पीरियड्स ऐसे आपके बेटा मेजर फेमाइन थे उस टाइम पे, उससे हमने क्या सबक लिया कि बेटा इरिगेशन, आपको इरिगेशन मस्ट है, मींस कि आपको ऐसे वाटर सप्लाई के सोर्सेज आपको चाहिए जो आपको थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई दे सके बेटा, क्रॉप के लिए भी। तब आपको फील हुआ
कि इरिगेशन की बेटा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? बिना वाटर सप्लाई के कोई क्रॉप नहीं होगा, क्रॉप के बिना एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर के बिना क्या है, लाइफ और कंट्री की जीडीपी दोनों ही पॉसिबल नहीं है बेटा फेमाइन केस में। सिग्निफिकेंट प्रोटेक्टिव वर्क्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वर द बेतवा कैनाल मध्य प्रदेश में, नीरा लेफ्ट बैंक कैनाल महाराष्ट्र में, द गोकक कैनाल कर्नाटका में एंड द ऋषिकुल्या कैनाल ओडिशा में। ये डेवलप की उसके बाद में। बात आ रही कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या प्रोजेक्ट है, उनके बारे में बेसिक आइडिया ले रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इरिगेशन एक्टिविटीज हैव बीन accelerated and number of multi-purpose river valley project like बाकड़ा नागल बेटा, ये तो आपने सबने सुना होगा, पंजाब और हिमाचल। इन पंजाब तुंगभद्रा, इन आंध्र प्रदेश दामोदर वैली इन वेस्ट बंगाल वर एस्टेब्लिश्ड। इसके बारे में सबको आइडिया होगा, बागड़ा नागल डैम नाम सबने सुना होगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा डैम है, डिटेल क्या क्या इसके बारे में। In 1950 to 1951 the gross irrigated area was कितना था बस 22.5 मिलियन हेक्टेयर बेटा, ओनली इतना ही था हमारे पास। After completion of first 5-year plan the gross irrigated area was enlarged to 26.2 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद क्या है, हर 5-year प्लान में टारगेट क्या रहता था कि हमारा जो बेटा इरिगेशन जो लैंड है एरिया है उसको हमें बढ़ाना है बेटा, 29, 35.5, 44.2, 53.5, 75। ये बेटा में क्या है 7th 5-year प्लान तक आपका इतना अचीव कर लिया गया। उसके बाद में क्या है, हर बार अचीव हुआ बेटा वो टारगेट। अब एक आपको डेटा दे रहा हूं बेटा मैं आपको इसके लिए, जो रिसेंटली अभी क्या बेटा हमारी कंट्री में कोई बताएगा मुझे कि जियोग्राफिकल एरिया कितना इंडिया का, 328.72 मिलियन हेक्टेयर। क्लियर है? उसमें से कल्टीवेबल एरिया कितना है 184 मिलियन हेक्टेयर बेटा। ये हमारा ज्योग्राफिकल एरिया पूरा, उसमें से कल्टीवेबल जहां फसलें होती है वो आपका 184 मिलियन हेक्टेयर बेटा। अब बात आ रही जो कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलप किए गए, मेजर प्रोजेक्ट आपके इरिगेशन के, तो कुछ बेटा नाम याद रख लेना, इतना जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। आंध्र प्रदेश में आपका गोदावरी डेल्टा सिस्टम, कृष्णा डेल्टा सिस्टम, नागार्जुना सागर, ये बेटा नाम याद रखना, नागार्जुना सागर जो कृष्णा रिवर पे है आपका वो आंध्र प्रदेश में है, एंड तुंगभद्रा, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, नागार्जुना सागर जो कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश में है। बिहार में कौन सा है, गंडाला एंड मयूरकाशी। पंजाब में वेस्टर्न जमुना बागड़ा नागल सतलज पे है एंड व्यास रिवर। गुजरात में ककरापारा ताप्ती एंड नर्मदा पे जो का है। मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर है चंबल रिवर पे, राणा सेताब सागर। एमपी में कौन सा आपका भीमा जायकवाड़ी गोदावरी रिवर पे है। एक है कोयना, अभी मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ, आज जैसे क्लास एंड बेटा उसके बाद जाके एक बार सर्च करना कि कोयना डैम के बारे में, कोयना डैम महाराष्ट्र में कि वहां पे क्या हुआ था। कोयना डैम ये आगे हमारे चैप्टर में काम आएगा बेटा, डैम के चैप्टर में। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोयना डैम महाराष्ट्र में उसमें क्या इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, वो जरूर जाके सर्च करना गूगल पे महाराष्ट्र में। अगला आपका केरला में कन्नडा एंड मुल्लाई पेरियार, कौन सा रिवर है, पेरियार रिवर बेटा उसके ऊपर। कर्नाटका में आपका गतप्रभा, मालाप्रभा एंड तुर्गा, ये आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है बेटा, मोस्टली रिवर के नाम से मिलेंगे आपको। उड़ीसा में हीराकुंड महानदी, उत्तर प्रदेश में क्या है अपर गंगा कैनाल एंड रामगंगा, वेस्ट बंगाल दामोदर वैली, एंड तमिलनाडु में आपका परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट आपका। तो कुछ प्रोजेक्ट लाइक नागार्जुन सागर, बागड़ा नागल, हीराकुंड
दामोदर वैली, ये पता होना चाहिए आपको, बाकी आपके इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। नेक्स्ट, आपका इरिगेशन कितने टाइप का होता है? मेनली दो टाइप का है, सरफेस एंड सब सरफेस। बात डिफरेंस क्या है बेटा, देखो बता रहा हूँ। सरफेस में क्या है, देख रहे हो तुम जैसा कि हमने लैंड पे क्या है, डायरेक्टली पानी फ्लो कर दे रहे हैं, क्लियर है? तो वो क्या हो गया, वो आपका सरफेस इरिगेशन है। अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो आपके ये क्रॉप है कोई, तो क्या करिए उसके रूट जोन में, उसके रूट जोन में ये आपका सबको आइडिया होगा कि कैसे शो करते हैं सरफेस। जो आपका लैंड है बेटा, उससे नीचे होगा रूट जोन आपका। उस रूट जोन में डायरेक्ट अगर आप वाटर अप्लाई कर पा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन बोलेंगे बेटा। जो सरफेस पे है पानी सप्लाई की वजह से, उसे बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। और जो रूट जोन में, उसे बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन बेटा। ये मेजर डिफरेंस है। सरफेस इरिगेशन दो टाइप होता है, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। सब सरफेस आपका नेचुरल भी है, दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल। फ्लो मीन्स क्या है, आपने पानी यहाँ पे लैंड पे जस्ट फ्लो करा छोड़ दिया पानी लैंड पे। फ्लो इरिगेशन होगा, दो टाइप है, पेरेनियल एंड फ्लड इरिगेशन। ये फ्लड है बेटा। दूसरा लिफ्ट क्या है, आपने पहले ग्राउंड से पानी लिफ्ट किया, फिर उसको वहां पे आपने फ्लो करवाया, क्लियर है? वो आपका लिफ्ट इरिगेशन है। ये बेसिक टाइप्स इरिगेशन के वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस इरिगेशन सिंपल से डेफिनेशन है, सरफेस के ऊपर आप डायरेक्ट वाटर फ्लो करवा रहे हो। उसका पहला टाइप था फ्लो इरिगेशन, व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट ए हाइट such that it can be directly applied to the agriculture field by only the action of gravity। टर्म बेटा अर्गना ग्रेविटी। आपके पास पानी क्या है, मान लो कैनाल है, कैनाल का जो बेड लेवल है आपके फील्ड लेवल से ऊपर है, मान लो आपका फील्ड लेवल ये है लैंड का, यहां से क्या है, अंडर ग्रेविटी आपका पानी डायरेक्टली फ्लो कर सकता है, तो क्या हो गया, फ्लो इरिगेशन। फर्दर दो टाइप का था, पेरेनियल एंड फ्लड। एग्जांपल क्या है इसका फ्लो का, कैनाल इरिगेशन। बात आ रही कि पेरेनियल इरिगेशन क्या है, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर इज सप्लाइड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, उसे बोलते हैं पेरेनियल। ये सब एग्जांपल किसके हैं बेटा, आपके फ्लो इरिगेशन के, देख पा रहे हो? आगे पढ़ेंगे, हर एग्जांपल एक अलग अलग टेक्निक को बेटा रिप्रेजेंट करता है, वो कौन कौन से टेक्निक मेथड है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए देख लो, तीनों एग्जांपल आपके फ्लो इरिगेशन के एग्जांपल है, सॉरी सरफेस इरिगेशन के एग्जांपल है तीनों आपके, सरफेस इरिगेशन के। बात आ रही है फ्लड कौन सा है, soil is kept submerged and flooded with water so as to cause throughout saturation of the period of the field। lift irrigation क्या रहेगा, water is lifted up by some mechanical or manual action and then supplied for irrigation। क्लियर है? जैसे आप ट्यूबवेल बोल सकते हो। सब सरफेस में क्या है, डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करना बेटा डायरेक्टली आपको। और प्लांट को पानी कैसे मिलेगा, कैपिलरी एक्शन से मिलेगा बेटा आपको। एग्जांपल देख रहे हो, अंडरग्राउंड पाइप बेटा, यहां से क्या है पानी रिलीज होगा और प्लांट को मिलता रहेगा। इसमें बात आई दो था, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, कैपिलरी एक्शन भी नाम सुना होगा, उससे भी नेचुरली मिल सकता है। आर्टिफिशियल हम अप्लाई करेंगे ही अंदर पाइपलाइन बिछा के, क्लियर है? तो वो आपका आर्टिफिशियल तरीका है। तो नेचुरल क्लियर आपको, कैपिलरी एक्शन से होगा नेचुरल के अंदर, और